आज हमारे बीच में जो मेहमान आए हैं उनको किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। ये हमारे लखनऊ व्यापार मंडल के वरिष्ठ नेता, साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के भी एक वरिष्ठ नेता हैं, पवन मनोचा जी, जिनका परिचय हमारे लखनऊ उत्तर प्रदेश में हर बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर कोई जानता है। और जहां तक मैं समझता हूं, जहां तक मैं इनको पर्सनली जानता हूं, ये हर एक के सुख दुख के लिए खड़े रहते हैं। तो बहुत बहुत पहले तो मैं इनका शुक्रिया अदा करूंगा, धन्यवाद देता हूं कि पवन भी आप हमारे शो में आए, अपना कीमती वक्त निकाल के। बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू शैम्पी जी, सतप्रीत जी। आज कॉफ़ी विद सरदार जी में मुझे आपने मौका दिया बुलाने का, और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं यहाँ पे आया हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि जो भी आप मुझसे प्रश्न पूछेंगे वो उसका मैं जवाब सही तरीके से दे पाऊँ, और आपकी बातों की कसौटी पे मैं खरा उतर पाऊँ, मैं प्रयास करूँगा। तो पवन भैया, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आपसे छोटी सी परमिशन चाहिए होगी और अभी से माफी मांगना चाहता हूं। अगर मेरे मुंह से कुछ ऐसा शब्द निकल जाए या कुछ गलती कुछ पूछ बैठूं जो नहीं पूछना चाहिए, तो उसके लिए मैं पहले से क्षमा मांगता हूं। देखिए, जब पॉडकास्ट होता है या कोई एंकर की भूमिका में होता है, तो जो सामने वाला होता है, मुझे ये नहीं लगता कि उसको ये सोचना चाहिए, या राजनीति में हम लोग ने जो सीखा है, या अपने नेताओं को हम देखते हैं, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देखते हैं हम, तो बहुत से ऐसे प्रश्न होते हैं जो चुभते भी हैं, लेकिन उनका जवाब देना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि आपका काम है सवाल पूछना, हमारा काम है जवाब देना। और एक अच्छे लहजे में बात करते हुए हम लोग इस प्रश्नों के उत्तरों को, प्रश्नार्थ को आगे लेते हुए चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पवन भैया, थैंक यू सो मच। तो इसमें कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मेरे पर्सनल भी होंगे, कई ऐसे होंगे जो मुझे पब्लिक से डिमांड में आए होंगे। जब उन लोगों को पता लगा था कि भैया पवन मनोचा जी आज आपके गेस्ट हो रहे, तो प्लीज हमारी तरफ से ऐसा कुछ प्रश्न पूछिएगा जो हम उनसे कभी फेस टू फेस ना पूछ पाते हो। तो कुछ क्वेश्चन हमारे सबके मिला जुला के पूरी पब्लिक के। क्वेश्चन नंबर ये है पवन भैया, हर कोई जानना चाहता है कि आप एक बिजनेसमैन होने के साथ साथ एक पॉलिटिशियन भी है, तो ये दोनों एक्सट्रीम रोल आप कैसे बैलेंस करते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसमें मुझे शुरू से कभी भी कोई कारण नहीं होता कि आप क्या बनोगे। ऊपर वाला और सरकमस्टांसेस और आसपास के सामाजिक लोग वो कारण बना देते हैं। कारण बना कि व्यापारी में शुरू से था, मेरे फादर व्यापार करते थे, मैं अपनी माँ के साथ बचपन से व्यापार करता था, उन्हीं गलियों में घुमा हूँ, और लखनऊ की नाका की गलियों में, वही मेरी कर्म भूमि, वही मेरी जन्मभूमि, और मैं काम करते हुए वहीं से आगे बढ़ते हुए उन्हीं गलियों से ही राजनीति भी शुरू की मैंने जी। तो कब मैं बिजनेस के साथ साथ उसमें आ गया, और मैं इसमें ये कहूँगा कि मुझे इसमें पूरा मेरे परिवार का साथ मिला। मुझे परिवार के साथ के बिना आप कोई भी चीज़ आगे कर ही नहीं सकते। कभी कभी ये भी लगता था, बहुत डीपली सोचते थे, बैठते थे रात को तो ये सोचते थे कि जहाँ दो नाव पे पैर है, कहीं ऐसा ना हो कि स्ट्रेच हो जाए। जी जी जी। और स्ट्रेच होने के कारण चोटिल हो जाए, चलती हुई चीज डिस्टर्ब चोटिल हो जाए। लेकिन माता रानी का आशीर्वाद, महादेव का, सच्चे बादशाह गुरु महाराज, और मैं तो यही कहता हूँ कि ईश्वर अल्लाह एक है, और सभी ने मुझको आशीर्वाद दिया हुआ है। और बहुत छोटी सी चीज़ों से मैं आगे बढ़ा हूँ और लगातार लड़ा हूँ। अपने अंदर धैर्यता का रखा हुआ, बहुत ज़्यादा ललक नहीं है चीज़ें पाने की। हाँ, जिस फील्ड में जिस हिसाब से चल रहा हूँ मैं ठीक चल रहा हूँ। मुझे कछुए की चाल चलने में मज़ा आता है, घोड़े की तरह दौड़ने का कोई बहुत ज़्यादा शौक नहीं है, और मैं कछुए की चाल चल के ही आगे बढ़ना चाहता हूँ। और इस कछुए की चाल में आपके परिवार का पूरा सहयोग रहा है, ये उसके बिना तो पॉसिबल ही नहीं है। मेरी माँ का शुरू से आशीर्वाद है, जो ब्रेवनेस है, जो किसी से न डरना है, वो मेरी माँ से मुझे मिला। मेरे फादर ने मेरे हर फैसले में मेरा साथ दिया। बहुत ही ज़िंदगी में उन्होंने कठिनाइयाँ झेली हैं और बहुत काम किया। मेरी माँ ने और मेरे पिताजी ने, मेरे परिवार ने, मेरे भाई ने भी मेरा साथ पूरा दिया। उसके बाद मेरे बच्चे भी आज पूरा मेरा साथ दे रहे। बड़ी बात तो ये है कि मेरा बच्चे भी मेरा साथ दे रहे। अरे बहुत बड़ी चीज है, तो ये बड़ी बात है कि इसको मैं परवरिश का नाम दूंगा। हाँ, मतलब ये कहूँगा पहले से चला आ रहा है। हाँ, मतलब बच्चे भी साथ दे रहे हैं। जैसे बड़ा बेटा भी साथ देता है, छोटा बेटा भी देता है, अपने हिसाब से छोटा देता है, बड़ा मेरे साथ चल के देता है। तो ये तो मेरे लिए तो ये परवरिश है जो देखा देखे आ रहे। नहीं, मैं तो पवन भैया, जिस तरीके से आपका आशीर्वाद है, मेरा बाबा कृपा बनी रहे। तो पवन भैया, जिस तरीके से आपने बताया कि आपने बड़ा स्ट्रगल भी देखा, काफी चीजें भी देखी, परिवार का साथ भी मिला, तो ऐसा क्या मुख्य कारण रहा जो आप राजनीति में उतरे? कोई ऐसा मुख्य कारण भी रहा? हाँ, राजनीति में आने का कारण रहा। राजनीति में क्या था कि हम नाके पे जिस चीजों में, जिन सामाजिक लोगों में थे,
वहाँ पे क्या था कि 19 साल की उम्र होती थी और सामने एक सेव की दुकान थी, तो लाला जी बैठते थे। जी जी। हाँ, लाला जी आज वो नहीं है दुनिया में। तो वहाँ कुछ बिजली वाले को लेके उनका विवाद हुआ और लाला जी की जल्दी डेथ हो गई थी। इधर दादी का घर था, वो एक दीक्षित बिल्डिंग कहते पूरे, तो उसमें छोटे छोटे घर थे, उसमें पूरी बिल्डिंग का ही कुछ काटने का विवाद हुआ, कुछ चीज़ें हुई, उसमें लोग भीड़ लगाए देख रहे थे। और मैं शुरू से लीडरशिप डेवलप थी, मैं यही कहूँगा, क्योंकि मैं कॉलेज में, स्कूल में, हर जगह इसी मोड पे रहा जी, इसी मोड पे रहा। और जब मैं उसमें गया तो मैं भिड़ा, तो मेरे साथ पीछे लोगों को, मुझे लगा कि शायद कि लोगों के आवाज़ निकालना चाहते हैं, लेकिन लोग किसी के कंधे पे रख के ही आवाज़ निकालना चाहते हैं। डायरेक्ट कोई सामने नहीं आना सॉरी, चाहता आज हाँ, के मैं जमाने ये में। कह रहा हूँ कि आज के नहीं, मतलब पहले के ज़माने में। आज के ज़माने तो बहुत चेंज है। आज की राजनीति और पहले की राजनीति में जमीन आसमान का अंतर है। आज के बिजनेस करने का तरीका और पहले के बिजनेस करने के तरीके में जमीन आसमान, बहुत फर्क है। हम उससे नहीं तोड़ सकते। आज क्या है कि जो मैं पहले लड़ता था लोगों के लिए, खड़ा हो जाता था पुलिस के सामने, अधिकारियों के सामने, इसके सामने, आज तो क्या है, एक अलग दृष्टिकोण है। आज आपके साथ का बंदा पहले ही आपकी वीडियोग्राफी बनाने लग गया, पहले बनाने लगे। पहले ही उसका काम होता है कि वो आप ही के साथ की वीडियो। और सोशल मीडिया में कई लोग इसको नाम देते हैं, हाँ। बड़ा फनी नाम है, टेक्नोलॉजिया। हाँ अब कई चीजें, ऐसी परिस्थिति है। आज की लड़ाई लड़ने की राजनीति और पहले की लड़ाई लड़ने में बड़ा अंतर था। जी जी। तो वो हो गया। और अगल बगल का माहौल ऐसा था कि बहुत अच्छा नहीं था। वहाँ पर असामाजिक तत्वों का भी बहुत घेरा था और कुछ चुनिंदा ही काम थे वहाँ पे, मतलब बड़े बिजनेस बाहर मेन रोड पे थे, नाके पे अंदर आर्या नगर की तरफ चुनिंदा काम थे। तो अब नाके पूरे समीकरण में, उसके बाद कब राजनीति में आया, एक दोस्त मिला, एक दोस्त था, दोस्त बना हुआ था अग्रवाल कॉलेज की लाइफ से, उसके फादर भी उसी पार्टी में थे और वहीं से सभासद का चुनाव लड़ रहे थे। तो वही उंगली पकड़ के एक साथ हुआ और पहला वोट मुझे लगता है कि मैंने अपने जीवन में ही समाजवादी पार्टी को ही दिया और अंत का वोट भी वही देना चाहूंगा। और बहुत अच्छी बात है ये कि आप एक ही पार्टी से अनंत जुड़ते हैं काल और तक आखिरी तक साथ देते जो हैं, जिससे सच्चे जुड़ते हैं। बादशाह और गुरु महाराज के यहाँ जब आप पहाड़ी में सुनते हैं अनंत काल, तो मैं वहीं जाना चाहता हूँ। मतलब मेरा मन ये है कि मैं तिरंगे में और समाजवादी झंडे में ही जाऊँ। मतलब बहुत बड़ी सोच है, हाँ, बहुत बड़ी कैलकुलेशन है, ये मैंने शुरू से और ये सोचा बहुत है। अच्छी नीयत है कि आप किसी एक से जुड़ते हैं, चाहे ये मुझे मैसेज कुछ आता है। उसके लिए, चाहे कुछ मिले चाहे ना मिले, बहुत अपॉर्चुनिस्ट मेरा काम नहीं है कि मैं बहुत जी जी। अपॉर्चुनिटी लेके आगे बढ़ जाऊं, लेकिन मैं उसी में जाना चाहता हूं। और वो ऐसी परिस्थिति बन गई, ऐसा सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो गया कि मैं वहाँ पे राजनीति करने लग गया। और राजनीति करने के बाद और बिजनेस भी करने लग गया। हाँ, बीच में कोई ऐसा समय भी आया मेरे साथ, मुझे याद है कि 2007 वात में 6-7 के बाद मेरे साथ कठिन समय आया। वो 3-4 साल 11-12 तक मेरे साथ बहुत कठिन समय भी रहा, परिस्थिति रही बिजनेस की, जी जी। डाउनफॉल और ये सब चीज़ें आती रहती हैं। लेकिन लोगों के लिए लड़ना, लोगों के लिए जूझना और व्यापार जगत के लिए लड़ना, अब जैसे आप देखते हैं कि व्यापार जगत में हम जब जाते हैं तो मुझे वहाँ पे कोई मिला और मैं बहुत ही कम उम्र में, पहले मैं वार्ड अध्यक्ष था समाजवादी पार्टी का, और व्यापारी के तौर में जब वैट की लड़ाई हुई थी 2005 में, हाँ जी हाँ जी। 5 या 7 में जब वैट की लड़ाई शुरू हुई थी, तो उसमें मैं वैट की लड़ाई में आगे रहा। उसमें ईटीवी बहुत चलता था, उसमें मीडिया कवरेज भगवान की कृपा से बहुत मिली और बहुत आगे रहा उसमें। फिर वहाँ पे आज जो मेरे अध्यक्ष हैं और मैं वरिष्ठ महामंत्री हूँ, सीनियर जनरल सेक्रेटरी हूँ, इज़ द प्रेसिडेंट अमरनाथ मिश्रा जी। जी जी। उन्होंने मुझे एक कार्यक्रम में था, जब मेरा व्यापारी बहुत परेशान हो चुका था और लगातार व्यापारी को तोड़ा जा रहा था, तो उस कार्यक्रम में उन्होंने मुझे, वो तब महामंत्री होते थे, और उन्होंने मुझे सीख दी, एक लेसन दिया कि आपको ये बोलना है, और वो सीख थी और उन्होंने आज तक मेरी उंगली नहीं छोड़ी है। हो सकता है कि हमारा उनका कभी कभी मतभेद हो जाता हो, लेकिन मन भेद नहीं हुआ। एक बाप बेटे की तरह, एक बड़े भाई छोटे भाई की तरह रिश्ता है और वो रिश्ता लगातार बना हुआ है। मैं गुस्सा भी होता हूँ तो मनाने आते हैं बड़े भाई की तरह और पिताजी की तरह, वो रिश्ता हमारा उनका बना हुआ है, वो बना रहता है। और ऐसे ही मुझे विजय सिंह यादव जी का साथ मिला समाजवादी पार्टी में। मैं 2003 या 4 में ही लखनऊ का अध्यक्ष हो गया युवजन सभा का, सबसे बड़ी सभा होती थी युवजन सभा का। तो मौके बहुत मिले और माननीय जी का आशीर्वाद भी और है। जीवन में आपको हमेशा साथ मिलता रहा, पहले परिवार का, फिर एक दोस्त का, फिर व्यापार मंडल का भी सबसे पूरा बड़ी साथ बात बना ये है था। कि वो साथ आज तक है, साथ है, ये बहुत बड़ी चीज है हाँ, वो कि आज तक बना हुआ साथ है और आज तक वो चीजें हैं।
और कोई कभी चीज़ें मैंने सोची नहीं, ना मुझे कभी किसी चीज़ से शर्म आई। तो पवन भाई, जिस तरीके से आप अभी बता रहे हैं कि आपने आगे जाके ये करा, फिर बैठ की लड़ाई लड़ी, फिर आगे आप जीवन में काफी आगे बढ़ते जा रहे हैं प्रभु की कृपा से, ऐसा कौन सा एक डर है जो अभी तक आपने पब्लिक को जाहिर नहीं होने दिया, लेकिन आपके मन में भी कोई ना कोई अंदर इस तरीके का कोई डर है? तो और हर मनुष्य के अंदर कोई ना कोई डर किसी ना किसी चीज का होता है। अब डर को लोगे तो वैसे तो मैं सामाजिक तौर पे किसी से नहीं डरता हूँ, भगवान को छोड़ के। लेकिन डर क्या होता है? डर ये होता है कि जो आपके साथ छोटे भाई लगे हुए हैं, बड़े भाई लगे हुए हैं, आपका परिवार आपके साथ लगा हुआ है, तो हमको उस पर खरे उतरना है। वो जब अपनी दुकान छोड़ के, मैं व्यापारी नेता हूँ जी, मैं फुल टाइम पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं वो वाला व्यापारी नेता नहीं हूँ कि जिसको दुकान में बैठ के जीएसटी के बारे में ना नॉलेज हो, जिनको अपने बिल ना काटने आते हो, जिनको जीएसटी ना भरना आता हो, और उसका ज्ञान देने लग जाऊँ मैं धोती लुंगी चढ़ा के और बैठ जाऊँ। मैं वो व्यापारी नेता नहीं हूँ, मैं शुद्ध व्यापारी नेता हूँ। और शुद्ध व्यापारी नेता का मतलब कि मुझे पता है कि सरकारी अधिकारियों से और प्रशासनिक चीज़ों से और सरकारी पॉलिसीज से मेरे व्यापारी को मुझे क्या झेलना पड़ता है, जो मेरे व्यापारी को झेलना पड़ता है। इसलिए मैं शुद्ध व्यापारी नेता हूँ। मुझे सिर्फ डर इस बात का लगता है कि जो मेरे साथ है, जो अपना दुकान छोड़ के 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा मेरे साथ राजनीतिक जीवन में समय देते हैं जी, और जो सोच के यही समझ देते हैं ना कि ये भैया आगे बढ़ेंगे या भैया को वो चीज़ मिलेगी तो मेरे को भी कुछ चीटें आएंगी। हाँ जी। जब हम मंदिर जाते हैं या कहीं पर प्रभु के पास जाते हैं, ईश्वर के पास, तो हम कुछ कामना करते हैं तो यही कहते हैं कि शायद उस आशीष या बख्शीश, मतलब कुछ कृपा प्रभु की, या किसी संत के पास जाते हैं, कुछ छींटे हमारे ऊपर भी आ जाएं, भाई कुछ छींटे हमारे ऊपर भी आ जाएं। हम राजनीति करते हैं, कुछ भाई हमारे साथ चलते हैं, अब उनकी कसौटियों पे अगर हम खड़े नहीं उतर पाए और हम बैक हो गए या हम कुछ भी करते, या उनका साथ ना दे पाए, किसी भी साथ ना दे पाए, या फिर हम जब कुछ बन जाए और उन पे ना कुछ उनका भला कर पाए, तो फिर उस चीज का डर है। इसलिए वो बनने का डर होता है। हर राजनीतिक व्यक्ति के अंदर एक ये डर ये होता है कि उसके पीछे जो है, जो उसकी बैकबोन है, जो बैकबोन है, हाँ, जो रीजन है, जो वो कारण वेट कर रही है, वो नजरें बिछाए रखी है कि आप वहां पर जाके बैठो। वो ये आपका लक्ष्य हो सकता है कि आप लक्ष्य से भटक रहे हो, आपको परेशानियां समझ में आ रही, लेकिन आप उस परेशानियों को जाहिर नहीं कर सकते। लेकिन वो जो लक्ष्य होता है सामने कि उसको आपको वहां बैठना है। ये मछली की आंख है भाई जी, तेरे को मछली की आंख में तीर लगाना है, तो वो अर्जुन को भी लगाना था ना, श्री कृष्ण भगवान जी को पता था लगा लेंगे, लेकिन बाकी जो लोग थे, जिनके भाई थे पांडव, जिन पे उनकी पांडवों पे उनकी जीत निर्भर थी, या कह सकते हैं जो आज तक इतिहास में लिखा गया, तो वो उस समय जब वो लक्ष्य भेद रहा होगा तो उसके मन में यही होगा कि जो मेरे पीछे बैकबोन, जिन्होंने मुझ पे विश्वास किया है, वो विश्वास की धोन। मतलब हम आज भी ये मानते हैं कि अगर हम डर की बात करें तो आपको अपने आप को लेके कोई डर नहीं है। आज हाँ, भी अपने आप को आपको लेके उनका डर है, जिन्होंने आपका साथ दिया। कल को ऐसा ना हो कि आप उनका साथ कुछ कम दे पाए। अपने आप को लेके तो मैं कभी डरता ही नहीं। ये चीज फिर वही हो गई परवरिश वाली की, आपको पीछे साथ मिला इसलिए बच्चे आज आपका साथ दे रहे हैं, और आपके अंदर भी वही चीज है कि कल को जिन्होंने मेरा साथ दिया है, अगर मैं साथ ना दे पाया, व्यापारिक तौर पे देखो कि जब आप कोई बिजनेस, बहुत बड़ी बात है ये। जब आप व्यापारिक तौर पे कोई बिजनेस करने जाते हो, हाँ जी, आप बिजनेस करने जाते हो तो आप ये सोचते हो ना कि मेरे परिवार को ये मिल जाए। तो परिवार जब आपको टिफिन दे के भेजता है घर से, या आपके लिए दिन भर घर देख रहा होता है, आपकी बीवी बच्चे, आपकी माँ, आपके पिताजी, तो वो ये देखते हैं ना कि जा रहा है तो ये मेरे लिए करके लाएगा। उसकी सोच आप पे निर्भर नहीं, उसका विश्वास आप पे। विश्वास है, तो विश्वास से बड़ी कोई विश्वास की चीज डोर ऐसे होते हैं जो साथ में होते हैं। कई लोग मिलते हैं सामाजिक जीवन में तो उनकी डोर ना टूटे, ये एक डर लेके मैं चल रहा हूँ। चलिए, जब इतनी बड़ी बड़ी बातें हो ही रही है पवन भैया कि मैं वहां पे पहुंच जाता हूँ, पहला तो ये है कि लक्ष्य हम सब समझ रहे हैं, वहां तक पहुंचने का मतलब होता है ऊंचाई। हम उस ऊंचाई के बारे में बात ना करके हम केवल ये जानना चाहते हैं, ऊंचाई अगर मान लीजिए ऊंचाई नहीं होती, ऊंचाई तो आती जाती रहती है, आती जाती है, ऊंचाई परिवर्तित होती है। परिवर्तित है। एक ऐसी जगह होती है, एक ऐसी गद्दी होती है कि जहां से हम कुछ नीचे वालों का भला कर सकते, जिसको लोग मूवीज में दिखाते हैं कुर्सी की लड़ाई। जहां से हम अपने सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8 जितने पीछे हैं उनके कुछ भला कर सके, या जिनका ये सोच है मेरे प्रति। अब मान लो व्यापारी विश्वास करता है, व्यापारी समाज विश्वास करता है, तो वही अगर मान लो मेरे पे विश्वास करेगा और मुझे कल को मौका मिला तो मैं चुनाव लड़ूंगा या आगे बढ़ूंगा, तो वो ये चाहेगा ना कि पहले मेरा भला हो। और ये बात मैं बहुत अच्छी, आपने मुझे इसमें मुझे बहुत अच्छी याद आ रही है। मैं उन सारे नेताओं के आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ
जो लोग कहते हैं कि यहाँ विकास ज़्यादा हो गया, यहाँ विकास ज़्यादा हो गया, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ और ये बात मैंने अपने नेताजी से सीखी है। आज माननीय नेताजी नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वाद, उनके आशीर्वाद सबके साथ है। सबसे पहले नेता वही सक्सेस है, और नेता वही माना जाएगा जो अपने घर के आसपास, अपना गांव, अपनी मोहल्ला, अपना क्षेत्र, अपनी विधानसभा, अपना क्षेत्र, उसको ठीक कर पाए, उसको इतना आधुनिक बना दे कि लोग उसकी मिसालें देने लग जाए, लोग उसकी मिसालें देने लग। कुछ हुआ भाई, अब जैसे आप सफाई जाते हो, सफाई की मिसाल देते हैं लोग। आज आपने देखा होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि आप गांव गोद लीजिए, और आज उन गांव का क्या हाल है आप देखिए। मतलब जो खाली हम जहां रहते हैं, मैं मान लीजिए नाका और आलमबाग मेरा स्थान है, अगर मैं नाका और आलमबाग की दूरी का आवागमन सुधार ले गया, वहाँ की सड़कें अच्छी कर ले गया, वहाँ का बढ़िया वातावरण कर ले गया, तो पहली मेरी खुशनसीबी है कि जहाँ से मैं रोज़ जाता हूँ, आता हूँ, जहाँ के लोगों को मैं रोज़ देखता हूँ, लोग मुझको देखते हैं। अगर मैं कुछ बन गया हूँ, मैं उस एटमॉस्फेयर को ठीक कर ले जाऊँगा, तो ये मेरी ज़्यादा जीत है। मैं बहुत लंबी सोच लेके आगे जाऊँ कि मैं दूर की ठीक कर लूँ। पहले तो मैं अपनी जगह तो ठीक करूँ, तब तो मैं आगे दूसरी की चीज कर पाऊंगा। इसी बात पे पवन भी एक क्वेश्चन जानना चाहूंगा मैं, और इसमें मैं चाहूंगा बिल्कुल भी किसी प्रकार का राजनीतिक आंसर ना आके एक दिल वाला आंसर आए। ना ही हम इसमें किसी पार्टी की बात करेंगे, ना ही हम किसी को संबोधित करेंगे। अगर मान लीजिए आपको कोई भी XYZ पार्टी, हम किसी पार्टी को यहाँ संबोधित नहीं करते हैं, आपके पास अगर पूरे उत्तर प्रदेश की पावर मिल जाए कि आप कुछ भी कर सकते हैं, तो सबसे पहला कदम आपका क्या होगा और क्यों होगा? आप लखनऊ को लेके पूछ रहे हैं, उत्तर प्रदेश? हम अभी लखनऊ को लेके पूछ रहे हैं। अगर लखनऊ को लेके पूछ रहे हैं, तो मुझे लगता है सबसे पहले पावर मिलने के बाद आज काम जो करना चाहिए, वो एनवायरनमेंट के साथ साथ एक ऐसा काम करना चाहिए, जब आप घर से निकलो तो आप सुकून से अपने गंतव्य तक पहुंच जाओ। आज जाम की स्थिति, सड़कों की स्थिति, अवैध कट की स्थिति, जहां मन चाहता है ट्रैफिक पुलिस जाम हटाने के लिए उधर अपना डाइवर्जन कर देती है। वो नहीं सोचती कि आदमी को जाना है, वो आदमी जाए, फिर उस जगह पे जाम, उस सेंटर पे घूमे। यहाँ पर जरूरत है अर्बन डेवलपमेंट की, यहाँ पर जरूरत है काम की। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा अपनी डिबेट पे, विजन इंडिया की एक बात पे, आपने कहा मैं राजनीतिक पार्टी का नाम ना लूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि एक्स CM माननीय अखिलेश यादव जी ने अपनी बात पे कहा कि इन पे काम करने की जरूरत है। जी। AI टेक्नोलॉजी से काम करने की जरूरत है, AI टेक्नोलॉजी से ट्रैफिक सिस्टम करने की जरूरत है। आज चीजें बदल चुकी है, हर घर में 2 से 4 गाड़ी है। हम दिल्ली को बीट कर रहे हैं, हम दिल्ली को बीट कर रहे हैं जाम में। पहले हम दिल्ली की मिसाल देते थे कि हमें यहाँ जाना तो 2.5 घंटे लगेंगे, अब हम अपने लखनऊ की मिसाल देते हैं कि हमको यहाँ जाना है तो इतने घंटे लगेंगे। हम जब तक अपना जाम को निजात न दिला पाएंगे, अपनी चीज़ों को नहीं दिला पाएंगे, अपने व्यापारी भाइयों को भी हम समझाएंगे कि हम लोग अपनी सीमा में रह के अपना काम करें, लेकिन हम ये भी करेंगे कि उसके बाद अस्थायी अतिक्रमण जो हो जाता है, जिससे हमारा व्यापारी परेशान होता है, हम तो पीछे चले जाएंगे, लेकिन अस्थायी अतिक्रमण जो कर लेगा उसके बाद वो वहीं बैठ जाएगा। तो कहीं ऐसा ना हो जाए वो हमारे लिए अभिशाप बन जाए। तो इसलिए हम आप उस चीज़ों पे देखते हुए काम करना चाहेंगे। मेरा काम ये होगा कि एक तरीके से वातावरण को सुधारना। धीरे धीरे हम दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। आप सर्दी में देखा होगा, ये आप जो देख रहे हैं कोहरा नहीं है जी, ये धुंध नहीं है, ये धुआं है। आज हर घर में फिर लखनऊ में खांसी जो ठीक नहीं हो रही है, बड़े बुजुर्गों को प्यूरीफायर की सेल बढ़ गई है। तो ये क्या है, आप खुद सोचिए कि ये क्या है, एयर फिल्टर की सेल बढ़ गई है, क्या है? बहुत और भी कारण है पवन भैया। देखिए आज क्या है ना, जैसे आप हो हम हो, अभी मैं आपसे पूछ लूं या मैं अपने ऊपर लागू करूंगा, मैं किसी और की क्यों बात करूं यहाँ पे, किसी की भी। मेरे घर में अगर मान लीजिए पहले एक स्कूटर हुआ करती थी जिसमें हमारे पिताजी 2 बच्चों को पीछे बैठाते थे, एक को आगे बैठाते थे, वाइफ मतलब हमारी मदर जी पीछे बैठती थी। एक स्कूटर में 4-4 लोग 3-3 लोग चलते थे। आज हर जो हमारी 21वीं सदी की जनरेशन चल रही है, हर बच्चे को अपनी नई गाड़ी चाहिए। जब गाड़ी इतनी होगी पॉल्यूशन होगा, और जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डेवलपमेंट हमारे इन गाड़ी घोड़ों से भी जुड़ा रहता है। तो ये अगर हम लखनऊ की बात करें या दिल्ली की बात करें या बाकी अदर सिटीज की बात करें, ये एक चीज सभी को फेस करनी पड़ रही है। लेकिन आज आप देखिए कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी कितना बढ़ गया है, बहुत बढ़ गया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जहाँ देखिए वहाँ गाड़ी खड़ी कर दे रहा है, जहाँ देखिए वहाँ रोक दे रहा है, बिना इंडिकेटर दिए वो रोक दे रहा है, पीछे वाला कहाँ जा रहा है उसको नहीं पता है। तो उस पब्लिक ट्रांसपोर्ट को पब्लिक सेंस देने की जरूरत है कि रोड का सेंस कैसे हो, कि आप कैसे चढ़ें। उसको सेंस तो सरकार का काम है ना, या जो पावर में बैठा है उसका काम है ना देना।
मतलब ये आप अगर पावर में आते हैं मतलब- तो आप एजुकेशन की बात भी कर रहे हैं, आप सेफ्टी की बात भी कर रहे हैं, आप ट्रैफिक की बात भी कर रहे ट्रैफिक सेंस, पहले ट्रैफिक सबसे पहले सेंस की बात ट्रैफिक भी सेंस कर की बात कर रहा हूं मैं, हैं। जी जी। कि हम अपनी गाड़ी किनारे खड़ी करके भी माल लेने जा सकते हैं। हम जरूरी नहीं कि हम 20 सड़क में ही टेढ़ी गाड़ी लगाएं और हम माल लेने जाएं। कोई भी आदमी गाड़ी लेना नहीं छोड़ेगा। गाड़ी एक की जगह 4 होंगी, क्योंकि व्यापार भी उससे चल रहा है। आज होम डिलीवरी वाला जमाना आ गया, व्यापार भी उससे चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, तो हर गाड़ी हर जगह पे होगी, लेकिन उसका रास्ता निकलेगा। जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो आपने जब एक बात छेड़ी तो मैं उसके बाद से कह रहा हूँ, क्या हम वो काम नहीं कर सकते हैं जैसे गुजरात में होता है या किसी और प्रदेश में होता है, कि हम जब यहाँ पे नक्शा पास करने जाएं तो हम ये नहीं कर सकते कि हम एक पॉलिसी ले आए कि आपके पास कोई नहीं चेक करने आएगा, कोई परेशान नहीं करने आएगा, कोई कागज आपको ज़्यादा नहीं चाहिए, आपको इतने मंजिल बनानी है, आपका इतने मंजिल पास, इतने मंजिल पार्किंग होनी चाहिए। मान लीजिए आपको 4 मंजिल बनानी है तो 1 मंजिल पार्किंग आपकी ज़रूरी है, आपको 7 मंजिल बनानी है तो आपकी 2 मंजिल पार्किंग जरूरी है। जब आप जिस दिन ये काम कर देंगे और तुरंत साइन करके आप नक्शा पास करना चालू कर देंगे और बिना परेशानी के, आप देखिएगा आधा ट्रैफिक खत्म हो जाएगा लखनऊ से। जो नई बिल्डिंग बने, जो पुरानी बिल्डिंग बनी है उसमें नहीं कर सकते, वहाँ पार्किंग दे सकते हैं अगल बगल। आज पार्क नहीं यूज़ हो रहे हैं, आपके घर के पार्क नहीं यूज़ हो रहा होगा, बहुत सा पार्क नहीं यूज़ हो रहे हैं। आलमबाग में पार्किंग है, कितने लोग गाड़ी खड़ी करने जाते हैं इतनी दूरी में, कोई नहीं खड़ी करने जाता। ये हम लोग को करना पड़ेगा, उसका सिस्टम निकालना पड़ेगा। सिस्टम वाली बात नहीं है। देखिए अगर मैं यहाँ पे सरकार, मैं फिर कहूंगा, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, सरकार के अनुसार उन्होंने वहां पे नक्शा भी दिया हुआ है, पार्किंग भी दी हुई है। अब ये हर सिटीजन की एक गलती है कि वहां जाके पार्किंग खड़ी क्यों ना कर रहा है। रीजन से है आलस। आलस है, एक दूसरा रीजन है। श्रृंगार नगर पे सामान लेने आया, पार्किंग वहां से कितनी दूर है? 1.5 किलोमीटर, करीबन 1.5 किलोमीटर। अब वो 1.5 किलोमीटर पहले गाड़ी खड़ी करने आए, फिर वो वहां जाए। तो क्या ये मुमकिन है कि हर 1 किलोमीटर पे पार्किंग दी जाए? दूसरा, नहीं मुमकिन नहीं है। दूसरा, वहां पे गाड़ियां किसकी खड़ी हैं? वहां पे महीने वाले लोगों की गाड़ियां खड़ी। हमको हर चीज समझनी पड़ेगी और दोनों चीज देखनी पड़ेगी। गाड़ी की दूरी बहुत है, हम छोटे छोटे पॉकेट्स में कर पाए, हम उन दुकानदारों को समझा पाए कि यार यहाँ पार्किंग की बहुत ज़रूरत है, आप पार्किंग ऐसे दो। आज आप देखते हो कि जब आपको उधर से निकलना होता है, आप लखनऊ की बात कर रहे हो, अगर इधर के आदमी को एयरपोर्ट जाना है तो वो यूँ घूम के जा रहा है, VIP रोड होते हुए। पहले टेढ़ीपुड़िया जाएगा, घूम के जाएगा। जी। अवध का जाम है, अवध में काम चल रहा है, कब से चल रहा है। मेट्रो भी बनी थी, सबने देखा था। तो ये तो डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं। मेट्रो भी बनी थी, सबने देखा था। कितना डाइवर्सन से किसको परेशानी हुई? परेशानी हुई, ऐसा नहीं हुई पवन भैया, लेकिन वो बहुत ही राजनीतिक टॉपिक हो जाएगा कि कितनों को हुई कितनों को नहीं हुई। हम यहाँ केवल राजनीति की बात करने नहीं बैठे। यहाँ हमारा मेन मुद्दा ये चल रहा है कि अगर मान लीजिए एक पवन मनोचा जी को बड़ी ऊंची गद्दी मिलती है तो उस पावर में आने के बाद वो क्या करेंगे? तो मेन आपका रहेगा ट्रैफिक। मैं ट्रैफिक का काम करूंगा, अपने व्यापारी भाइयों के लिए काम करूंगा, आमजन की समस्या के लिए काम करूंगा, और मैं ये कोशिश करूंगा कि मैं उस पर खरा उतर पाऊं और बिना लोक लुभावन वादों से मैं काम करूंगा। जितना विंडो सिस्टम, सरकारी विंडो सिस्टम साफ सुथरा हो, उतनी कोशिश ये करूंगा कि मेरी जगह पे, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से मैं आता हूं, जिस जगह से मैं आता हूं, वहां पर चीजें अच्छी हों। मैं ये दुआ करते हैं, ब्लेसिंग्स है हमारी पब्लिक की सबकी, कि आपको क्या जीवन में जो ये वीडियो देख रहा है सबको वो ऊंचा मौका मिले, जो हर कोई जीवन में, हर कोई अपने हिसाब से जो चाहता है, किसी भी फील्ड का हो। पवन भैया, आपके हिसाब से आज का युवा राजनीति में क्या गलती कर रहा है? क्योंकि आज मैंने ये देखा है, बहुत अच्छा ट्रेंड चला है कि कोई भी इंसान घर से निकलता है, भाई हम नेता बनने निकल रहे हैं, और इस पे काफी वीडियोस भी वायरल होती है। तो उसको लेते हुए युवा आज की डेट में क्या गलती? राजनीति, पॉलिटिक्स इज अ बिजी विदाउट बिजनेस, पहली चीज। हाँ जी। और व्यापारी राजनीति थैंकलेस जॉब भी हो कह सकता हूं मैं। जी। और नया जो बच्चे, मान लीजिए आपने कहा कोई 18 साल का है, वो राजनीति करना चाह रहा है, वो नहीं करना चाह रहा है, वो युवा नेता बनना चाह रहा है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा जानना चाहूंगा, क्योंकि मेरे पास नॉलेज की कमी है। क्या 18 साल की उम्र के बाद राजनीति चालू कर सकता है कोई बंदा, या उसके लिए 21 साल होना जरूरी है? ऐसा कोई एज का कुछ नहीं है। एज का नहीं है। आपका वोट का अधिकार मिल गया, आप पॉलिटिक्स शुरू कर सकते हैं। अच्छा जी। और पॉलिटिक्स में युवा को आना चाहिए। मैं कहूँगा अच्छे पढ़े लिखे युवा को आना चाहिए। आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियन पैदा हुए इस देश में, जिन्होंने बड़े बड़े नेताओं को हराया, तो वो छात्र राजनीति की कोख से आए थे। छात्र राजनीति
लखनऊ विश्वविद्यालय को आप अगर देखते होगे, लखनऊ यूनिवर्सिटी को, तो वहाँ के पढ़े हुए, जेएनयू के पढ़े हुए आज नेता, कितने बड़े नेता हैं, कितने उच्च पदों में, कितने बड़े पत्रकार हैं, सीनियर्स आप देखने जाओगे बड़े बड़े। मैं तो कहता हूँ टाइम्स ऑफ इंडिया के भारत के संपादक को देख लीजिए आप, माननीय सुधीर जी को, और तमाम देख लीजिए, सब यूनिवर्सिटी से निकले हैं, तो उससे निकले हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर चीज़ में लीडरशिप डेवलपमेंट वहाँ से होती है, कॉलेज से होती है, छात्र राजनीति से भी होती है, तो उस पर भी काम करना चाहिए। हाँ, युवा नेता को मैं ये कहूँगा कि अपना माइंडसेट रखे कि ये सर्विस है, माइंडसेट सर्विस का मीन्स ये पब्लिक सर्विस। हाँ, ये माइंडसेट रखे कि हमें ज़मीन पे रहना है, हम आते ही 4-5 गाड़ी लेके, सायरन लेके, 2-4 बाउंसर लेके थोड़ा सा तुरंत आ जाए। तो धैर्य का काम है पॉलिटिक्स, और सेवा का भी, जहाँ तक मुझे लगता है। हाँ, अब मैं 45 ईयर्स का होने वाला हूँ इसी महीने में, तो मैं आपको बता दूं कि राजनीति, मतलब आपका जन्मदिन आने वाला है। राजनीति करते हुए मुझे 25 साल हो गए, 25 साल पूरे हो जाएंगे, मतलब जब से मैंने। तो अब ये बोलूं कि लोग कहें कि भाई 25 साल हो गए, आप पूरा बिजनेस में ध्यान देते तो आप ये बन जाते, आप वो बन जाते, ये बन जाते। हो सकता है पैसे वाले बहुत बन जाते, लेकिन यहाँ ना बैठे होते। सौभाग्य है ये तो हमारा। पैसे वाले तो बहुत हैं जी, और पैसा होना अच्छी चीज़ है, लेकिन कोशिश तो करें कि हम ये सोचें कि नया बच्चा कैसे राजनीति में आए और क्या माइंडसेट लेके आए। वो ये लेके आए कि ये धैर्य का काम है, ये बहुत तेज भागने का काम नहीं है। मैं इसलिए बात बता रहा हूँ, 25 साल हो गए, देखिए मैं अभी यहीं बैठा हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं मुझे मिल गया है, तो ये धैर्य का काम है। पहले मैं आया व्यापार मंडल में, फिर मैं युवा अध्यक्ष बना 2014 में, फिर मैं 2 बार महामंत्री बना, फिर मैं वरिष्ठ महामंत्री बना। जी। आज 53 ईयर्स कंप्लीट हो गए हमारे व्यापार मंडल को, 53 ईयर्स लखनऊ व्यापार मंडल को। सोचिए कितने लोगों ने अपना जीवन उसमें दिया होगा। आपको व्यापार मंडल से जुड़े 25 साल हुए हैं? हाँ, मुझे करीबन 25 साल हो गए पूरे। पूरे। मैं आर्यनगर से शुरुआत की, फिर नाके पे मैंने कैसे लड़ाई की, वो लंबी चीज़ें हो जाएंगी। हाँ, ये है कि जीत मिलती गई और मैं आगे बढ़ता चला गया। और आप मेहनत करते गए। हाँ, मेहनत से मिलती गई। अब की मेहनत में, पहले की मेहनत में अंतर था, अब वैसी मेहनत नहीं रह गई है। अब जमाना पॉडकास्ट का आ गया, जैसे मैं दे रहा हूँ, सोशल मीडिया का आ गया है, अब वो मेहनत नहीं रह गई। हाँ, मैं ये कहूँगा युवा से, आपके चैनल के माध्यम से, जब मैं यहाँ कॉफ़ी विद सरदार जी में बैठा हूँ, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि खासकर यूथ को मैं ये कहना चाहूँगा, और यूथ अगर इस बात को मेरी सुने और समझे कि माइंडसेट सर्विस, पब्लिक सर्विस रखना, और दूसरी चीज़ धैर्य रखना, और तीसरी चीज़ ये बात का ध्यान रखना कि आप जब यहाँ पे उतर रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको सब कुछ मिल जाए। कभी कुछ पाने के लिए मिलता है, कभी कुछ खोने के लिए मिलता है, और कभी कुछ करने के लिए मिलता है, लेकिन आना ज़रूर। हर कोई इंजीनियर बन जाएगा, हर कोई आईएएस बन जाएगा, हर कोई डॉक्टर बन जाएगा, तो फिर पॉलिटिक्स कौन करेगा? आना ज़रूर, बेसिक समस्याओं पे जूझना, और कभी ये मत सोचना आज भी मैं जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से टिकट मांग रहा हूँ, जहाँ से मैं लड़ना चाहता हूँ, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं लोवर टी शर्ट पहन के, निक्कर टी शर्ट पहन के मैं एक्टिवा से निकल जाता हूँ। बड़प्पन है आपका? नहीं, बड़प्पन नहीं है। हम लोग बड़प्पन नहीं कहते, क्योंकि आज की डेट में ये बड़प्पन नहीं है। आज की डेट में क्या होता है, बड़प्पन नहीं, हम व्यापारी हैं। जी, हम व्यापारी हैं, और मेरा क्षेत्र लगभग 75% से ऊपर व्यापारी का है। आप अगर उसको नाके से शुरुआत करते हो, जहाँ से कैंट की शुरुआत होती है, पंजाबी मोहल्ले से लेकर नाके, गुरुद्वारा रोड से आप जब लालकोट से शुरुआत करते हुए सदर आते हो, तो जब पूरा घूमते हुए आलमबाग आते हो, अब हॉस्पिटल का किनारा, मतलब वीआईपी रोड का किनारा करते हुए शिव शांति आश्रम पड़ता है, जब इधर आप पूरा घूमते हो तो पूरा बिजनेस एरिया, साथ में सर्विस एरिया भी है रेल का। तो जब आप घूमते हो, तो मैं व्यापारी हूँ, तो जब मेरी दुकान पे कस्टमर खड़ा होगा तो मैं कैसे भी भाग सकता हूँ, और मेरी दुकान पे अगर स्टाफ नहीं आएगा तो मैं झाड़ू लगा सकता हूँ जी। तो ऐसे ही, और पब्लिक से आप जुड़े भी रहेंगे अगर टू व्हीलर पे रहेंगे, ये भी बड़ा रीजन है। टू व्हीलर देखिए क्या है कि ऐसे ही यहाँ की राजनीति है। हम लोग का क्षेत्र इतना बड़ा नहीं है कि हम गांव की तरफ, देखिए गांव की राजनीति और जिले की राजनीति और शहर की राजनीति में अंतर है। यहाँ पर हर घर में गाड़ी है, हर आदमी के पास पैसा है, हर आदमी अपने एक माहौल में है जी, उसका एक सेट है माहौल। वो आप ये दिखाओ कि आप 4 गाड़ी 5 गाड़ी और 500 दिखा के यहाँ पे आप राजनीति कर लेते जी, या आप अपना थोड़ा कुछ करके, तो ये चीज़ नहीं है। ये बड़े मंच का वो चीज़ नहीं है। शहरी लखनऊ है, शहरी लखनऊ, जैसे कहा जाता है सुबह बनारस
और शाम लखनऊ। शामिल है। तो ये शाम लखनऊ है, यहाँ पे लोग रात को भी निकलते हैं, सुबह देर से ही उठते हैं, और फिटनेस का दौर चल रहा है, नवाबों का शहर। हाँ, कुछ लोग जल्दी उठते हैं। तो आप आराम से रहिए और अपने लहजे में रहिए और पॉलिटिक्स करिए। यहाँ पे पॉलिटिक्स एक अच्छी चीज है, अच्छी चीज। और जुड़िए। और विजन इंडिया का एक कार्यक्रम चल रहा है, बड़ा कार्यक्रम चल रहा है, अभी बेंगलोर में हुआ, फिर आज हैदराबाद में हो रहा है। और ऐसा कार्यक्रम है, ऐसे कार्यक्रम को आप देखें और युवा उसको समझे कि कैसे हम विकसित भारत की ओर बढ़ सकते हैं। विकसित भारत तभी संभव है जब विकसित लखनऊ, विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित भारत। जी जी। सीधा भारत नहीं है, जैसे मैंने कहा था ना, विकसित शहर, हर चीज का एक स्टेप। तो मेरा ये मोटो है कि मैं विकसित 175 कैन विधानसभा कैसे बनाऊं। मैं जहां से निकलूं, छत्ते वाले पुल के नीचे से निकलूं, तो वहां गड्ढे, पानी आ रहा है, नहीं रुक रहा। मैंने एक बार, आपको पता है 2 अक्टूबर तक गांधी जयंती थी जी। तो मैंने वहां पे मान, छोटा बेटा है मेरा और छोटा था, तो मैंने कहा मान चलो, तो मैंने वहां पर एक बार फूल रखे। फिर वो रोड बनी कुछ दिन बाद, तो सारे व्यापारी भाइयों का फोन आया कि भैया वो रोड बनी, कि सीधे छत्ते वाला पुल जाता है, जी जी, वहाँ पानी बहता रहता है। तो इन सब बुनियादी समस्याओं में हम जब घर जाएं तो हम छटकते हुए न जाएं, हमको साफ सुथरी रोडें मिले, हमको एनवायरनमेंट अच्छा मिले, हम इस पर काम करें। आप कभी देखो तो केजरीवाल जी ने दिल्ली में कितने पेड़ लगाए, और जब आप यहाँ यूपी में देखते हो तो आप जो आज देख रहे हो अम्बेडकर पार्क, जब आप जाते हो यहाँ से लेके, तो अखिलेश यादव जी ने कितने पेड़ लगाए। आज वो पेड़ पीपल के ऑक्सीजन देते हैं ना, और हमारे यहाँ से पूजा भी जाता है उसको, हिंदू धर्म में, हिंदू धर्म में पूजा भी जाता है। तो ये चीज काम आएगी। खजूर के पेड़ थोड़ी काम आएंगे, जो आपको हवा दे, जो आपको छाया दे, वही पेड़ है, वही एनवायरनमेंट को अच्छा लगेगा। आप 21वीं सदी में 21 साल के एक बच्चे को या बच्ची को, आप टीनेज को, मतलब राजनीति में आने के 50 कारण दे सकते हैं कि क्यों आना चाहिए। हाँ, मैं तो कह रहा हूं, अच्छी चीज है, मैं तो देना चाहता हूं। आप ये कहना कि आइए, आइए। ये राजनीति गंदी नहीं है। अब राजनीति वो नहीं है कि आप राजनीति उस तरीके, राजनीति अलग है। आप आइए, राजनीति को उतरिए, खाली राजनीतिक लोगों से दूरी ना बनाइए। कई लोग हम लोग का कुर्ता पजामा और ये सब देख के, हम लोग की वेशभूषा देख के, तो बहुत लोग बात नहीं करते, सोचते बड़ा प्राउडी होगा, बड़ा ये होगा, इससे मिले ना मिले। लेकिन जब वो मिलेगा, नेता है वो एक बड़ी प्यारी लाइन है, दोस्ती भी अच्छी नहीं, दुश्मनी भी अच्छी नहीं, ऐसा कुछ लाइन है। हमारी दोस्ती भी अच्छी है, हमारी दुश्मनी भी अच्छी है, हम दुश्मन बनाते ही नहीं है, हमारी दोस्ती ही दोस्ती अच्छी है। आप जब आएंगे, जब बैठेंगे, हमें जानेंगे, तब आप जानेंगे कि ये तो यार अपने बीच का है। हाँ जी। जिस दिन अपने बीच का मानेंगे तभी हमारे साथ जुड़ेंगे, है ना। और अच्छा मैसेज है, बहुत अच्छा। और देखिए, राजनीति में एक और चीज है, पीठ पे बुराई चलती है, इसे ज्यादा परेशान मत होइएगा। मैं युवा से ये कहना चाहता हूँ, यूथ बिल्कुल परेशान ना होइएगा, पॉलिटिक्स में आइए, पॉलिटिक्स में साथ दीजिए। विकसित लखनऊ बनाने का, विकसित उत्तर प्रदेश बनाने के लिए विजन इंडिया के पे आप काम करिए, और आप आइए। यूथ हम लोग हैं, हमारा नेता भी यूथ है, आप आइए। आपको मैं स्वागत करता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से उनको ऑफर भेजता हूँ कि बहुत अच्छी बात है। पवन भैया, मैं हमारे साथ हमारी काफी ऑडियंस ये जानना चाहेगी कि क्या महिलाओं के लिए भी राजनीतिक आसान है, क्या उनको आना चाहिए? आसान और आना चाहिए में दोनों में अंतर है जी। मैं कहूँगा महिलाओं को राजनीति में जरूर आना चाहिए। आधी आबादी का राजनीति में आना बहुत जरूरी है। और दूसरी चीज, जब हमारी उत्पत्ति ही महिलाओं से हुई जी, जब हम हमारा उत्पत्ति किससे हुई है, हम किससे जन्मे? महिलाओं से, माँ से। तो फिर उनका राजनीति में आना, और अब मुझे लगता है कि राजनीति में जब वो आएंगी और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगी, तो राजनीति में दिशा भी और दशा भी दोनों चेंज होंगी, और राजनीति और अच्छी तरीके से आगे बढ़ेगी, देश और आगे तरीके से विकसित होगा। उनको भी तुरंत राजनीति में आना चाहिए। महिलाओं के लिए भी राजनीति पूरी सेफ है और अच्छी नहीं, सेफ नहीं, 100% सेफ है। क्या चीज महिलाओं के लिए नहीं है आज की तारीख में? आप क्या बात करते हैं? किस बिजनेस में महिला आगे नहीं है? आपका घर, प्रश्न है, आपका घर भी अधूरा है बिना महिला के। जी जी। तो उनका तो आना चाहिए, जिसने उत्पत्ति हमारी की है। हम उसको रोकने वाले कौन है? वो आगे आए, वो आगे आए, हम लोग सराखों पे, और हम लोग को आगे बल मिलेगा, और इस देश की आगे विकसित होना तभी संभव है जब महिला राजनीति में आएगी। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, क्योंकि आप लखनऊ व्यापार मंडल के एक वरिष्ठ नेता हैं, आपने आज तक व्यापारियों के लिए ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से व्यापारी हमेशा आपको प्यार दे, मान सम्मान दे, और आपको हमेशा एक अच्छे कॉल के लिए याद रखें? हम लोग ने कोशिश की है कि हमेशा व्यापारियों की लड़ाई लड़े और व्यापारियों के सुख दुख में उनके साथ रहे। बहुत बार ऐसा होता है कि हम उनके कसौटी पर खड़े उतरते हैं, बहुत बार ऐसा होता है उनकी कसौटी पर खड़े नहीं उतरते। लेकिन हम लोग का लगातार प्रयास रहता है एक माहौल क्रिएट करने के, एक ऑरा क्रिएट करने का, कि किसी तरीके से भी हमारे किसी व्यापारी का अहित ना हो। यही हमारा प्रयास रहता है, उसी में हम लगातार काम करते रहते हैं।
यहाँ पवन भैया मैं आपकी बात से सचमुच इसलिए सहमत हो जाऊंगा क्योंकि मैं आज शायद पर्सनली आपसे करीबन 18 साल से जुड़ा हूं और मैंने हमेशा ये देखा है क्योंकि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, हम लोग सब साथ में, तो आप मेरे सुख दुख में तो खड़े हैं हमेशा। पहले तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आपको रात बिरात भी पता लगता है कि आपका कोई व्यापारी परेशान होता है तो मेरा आंखों देखा है आप वहां पे खड़े जरूर होते हैं अपनी पूरी ताकत के साथ, अपने पूरे प्यार कोशिश करते हैं। कभी कभी उसमें सफल भी नहीं हो पाते हैं, लेकिन हमारा प्रयास रहता है, कोशिश करते हैं जो अपने बड़ों से हमने अनुभव लिया, अपने बड़ों से सीखा है, जो हमारा नेतृत्व हमको सिखाया है जी, उस पर हम काम करने की कोशिश करते हैं। बहुत अच्छी चीज है पवन भैया। आज एक नॉर्मल रिटेल व्यापारी कहता है कि हम ऑनलाइन से बहुत परेशान हैं, आपका इसमें क्या कहना है? मैं सबसे पहला यही कहना चाहूँगा कि मुझे एक चीज़ घटना याद आ रही है कि समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव जी थे जी। हम लोग के तब की बात है और तब समन्वय समिति एक फॉर्म हुई थी। हाँ जी। व्यापारी समन्वय समिति में सभी थे, जो आज उत्तर प्रदेश व्यापारी समन्वय समिति रजिस्टर्ड एक है, वैसे लखनऊ व्यापारी समन्वय समिति थी, उसमें सब फॉर्म थे। तो आज मुकेश मिश्राम जी जो प्रमुख सचिव हैं, तब वो उसके कमिश्नर हुआ करते थे। तो अमरनाथ मिश्रा जी गए और मोबाइल के व्यापारी गए, तमाम गए। तो उस समय पहली बार ऑनलाइन पे एंटी टैक्स हुआ था, मतलब जो ऑनलाइन का माल आता था उस पर एंटी टैक्स 5% लगा था। उसके बाद जीएसटी आया तो सब चीज़ खत्म हो गया था फिर वो। हाँ, लेकिन ऑनलाइन एंटी टैक्स, जो ऑनलाइन का व्यापारी परेशान है, तो कुछ ऐसी पॉलिसीज ज़रूर, जब हम लोग को, मैं अब फिर कुर्सी पे आता हूँ, कुर्सी मिलेगी तो कुछ ऐसी पॉलिसीज ज़रूर बनाऊंगा जिससे हमारा व्यापारी जो ऑनलाइन के कारण मरा जा रहा है, इसको मैं कहूँगा पिसा जा रहा है, उस पर कहीं ना कहीं हम लोग रोक सकें। और ये भी कहूँगा कि आप जैसे पॉडकास्ट जो लोग चालू कर रहे हैं, जो बिजनेस जी लोगों के, बिजनेसमैन के लिए पॉडकास्ट चालू हो रहे हैं, उससे जोड़ने का काम करना है मेरा कि लखनऊ व्यापार मंडल का प्रत्येक व्यापारी, लखनऊ का एक प्रत्येक व्यापारी, चाहे वो फ्रीलांसर भी हो चाहे वो व्यापारी हो, वो आपसे अपने प्रोडक्ट्स के साथ जुड़े और आपके द्वारा भी वो आगे जाए। जब तक जो चुनौतियां हैं बाजार में, कानूनी रूप से पॉलिसी बनाना और उस पर काम करना एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस पे आप कर सकते हैं। लेकिन जो बाजार की और चीजें हैं जो हम लोग देख रहे हैं, मैं उनसे जोड़ पाऊंगा, कुछ अपने युवा व्यापारियों से सीखूंगा, कुछ उनसे जोड़ पाऊंगा, आपके साथ भी जोड़ने का काम करूंगा और भी लोगों के साथ जोड़ने का काम करूंगा, ताकि इस ऑनलाइन की लड़ाई पे हम कहीं ना कहीं इस जंग पे हम आगे बढ़ सकें। तो आपके हिसाब से लखनऊ की अगर मैं बात करता हूं तो अगला बिजनेस का हॉटस्पॉट कौन सा होने वाला है? मुझे लगता है कि अब लखनऊ में जो बिजनेस का ट्रेंड आ गया है, हाँ जी, वो थोड़ा चेंज हो गया है। आप देखे होंगे अब इस समय फूड वैली है। अब फिर मैं कहूँगा कि आप देखिए कि आप फिर उस काम पे आ जाएंगे। लेकिन अगर आपको पता है कि ये रिवर व्यू का काम हो गया होता, पूरी रिवर व्यू हो गई होती, तो अगर आप गुजरात कोई गया होगा तो हमारे व्यूअर्स से मैं कहूँगा तो साबरमती देखा होगा, उससे अच्छा ये काम होता। तो जो फूड वैली आज बनी है वो पहले बन चुकी होती। तो फूड वैली जैसे आया तो अब देखिए लोग वहाँ पे जा रहे हैं। अब बिजनेस का जो आगे जो चीजें वो चेंज हो चुकी और आप भी काफी जा रहे हैं सोशल मीडिया में, आपके अक्सर मैं पोस्ट देखता रहता हूँ। देखिए ऐसा है कि मैंने तो कल एक लखनऊ एक्सप्लोजर करके एक वो है चैनल, मैंने उसका एक स्टोरी भी शेयर की। क्यों शेयर की? क्योंकि लखनऊ में लोग आए, लखनऊ की उसने अच्छी चीजें दिखाई। जब आप हेरिटेज की बात करते हैं तो आपने हेरिटेज पे देखा होगा उस समय कितना वक्त किया, रूमी गेट, और जो पुराने टाइम पे खरंजे होते थे उस टाइप के, जो टांगा चलता था वो वहाँ, घंटा घर जिसकी घड़ी नहीं चलती थी उस घड़ी को भी फिर मैं यही कह रहा हूँ एक्सीएम ने करके दिखाया। पॉलिटिक्स नहीं है, देखिए काम की बात होगी तो डिलीवरी की बात होगी, आपको डिलीवर करना पड़ेगा। आज लखनऊ पे मिस करने की लेकिन आपकी हर बात पॉलिटिक्स है, नहीं चाहे हम व्यापार की बात करते हैं उसमें भी पॉलिटिक्स है। अच्छा पॉलिटिक्स है, लेकिन ये बताइए, अच्छा व्यापार और व्यापार जगत, जब व्यापार और व्यापारी का कारोबार उद्योग बढ़ेगा तभी प्रदेश की तरक्की, अपने शहर की तरक्की, अपने क्षेत्र की तरक्की, अपने देश की तरक्की। एक चैन है, सब चीजें एक दूसरे को तभी तरक्की है। आप जीएसटी का अगर इतना बड़ा टैक्स कलेक्शन है और व्यापार बढ़ेगा और अगर चीजें हो रही हैं तो उसका फायदा किसका होगा? सीधा सीधा फायदा होगा गरीब, मजलूम, दलित, वंचित किसान को फायदा होगा। आज तक आपने सुना है कि व्यापारी का टैक्स माफ हुआ? उन धन्ना सेठों को छोड़ दिए जो देश के बाहर चले गए, जो इधर उधर है। आपने कभी सुना? व्यापारी कभी भी प्राकृतिक आपदा आती है तो व्यापारी उस पर साथ देता है और हमेशा व्यापारी आगे रहता है। तो मैं यही कहूँगा कि जो बिजनेस का नया चल रहा है, और अब मैं जैसे जैसे कहूँ कि आप मेरे से इतने साथ से जुड़े हो छोटे भाई की तरफ, मैं तो कहूँगा सरदार जी विद कॉफी से लोग जुड़े, उसमें कौन सी बात। थैंक यू। बिजनेस आगे बढ़ाए, सही सोचा। चैलेंज एक्सेप्टेड, मतलब मैं चैलेंज को एक्सेप्ट करने वाला आदमी हूँ कि अगर कोई चैलेंज आ रहा है तो एक्सेप्ट करो। आज चैलेंज ऑनलाइन का तो हम एक्सेप्ट करेंगे, हम उससे डर के भागेंगे नहीं।
वो अमेजॉन होगी, बड़ी कंपनी होगी, वो दूसरी कंपनी होगी। आप स्वदेशी की बात करते हो, क्या स्वदेशी है यार? स्वदेशी सबसे पहले तो इन कंपनियों को भगाओ, अमेजॉन को, जो बाहर से आई है, हमारे पूरे बाजार को कब्जा कर लिया है। स्वदेशी तब होएगा ना, कैसे होगा? लेकिन क्या अमेजोन में हमारे इंडियन प्रोडक्ट्स नहीं बिक रहे? इंडियन प्रोडक्ट बिक रहे हैं, लेकिन बाजार पे कब्जा तो उसने कर लिया है ना। जब मन चाहते तब रेट सेल तो इंडियन लोगों को भी हो रही है ना, इंडियन के भारतीय व्यापारियों को भी हो रही है। नहीं, लेकिन कंपनी कहाँ की? स्वदेशी तो नहीं हुई। आप फिर मैं ये कह रहा हूँ कि जो कहो वो करो। स्वदेशी का नारा दे रहे हो और बात दूसरे की कर रहे हो। क्यों दूसरा कंपनी कमा के ले जाए? आपको कमाना है अपने लोकल। आप अपने किसी बिजनेसमैन को, अपने बेटे को या अपने परिवार को, किसी एक बंदे को इतना ऊपर क्यों नहीं ले जाते कि वो अमेजॉन को टक्कर दे के वो उस तरीके से बैठे? आज जो क्यों लोगों के लिए दुनिया के दूसरे रास्ते खुले हुए हैं? अमेजॉन का नेटवर्क है, और हम यहाँ के अमेजॉन की बात नहीं कर रहे। नहीं, हम एक जनरल बात कर रहे हैं। कोई भी स्वदेशी अगर कंपनी आके यहाँ पे रूल कर रही है तो उसमें क्या कोई कमी हमारी ऐसी नहीं है कि हम उतना आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? लखनऊ की क्या चीज फेमस है पहनने में? चिकन का कुर्ता, चिकन के कपड़े। चिकन किस में आता था पहले? किस कपड़ों में? नहीं, टैक्स के दायरे में नहीं आता। टैक्स के दायरे, टैक्स की बात हो रही है। ओके, टैक्स के दायरे में नहीं आता था। 5% भी हो गया और 18 भी हो गया जीएसटी। जो नया स्लैब आया ना, जीएसटी 2, हाँ जी, जेन 2, जी जेन 2, उसमें 18% भी हो गया। तो उसमें कई चीजें 28 से 18 भी तो हुई है, और कई चीजें 28 से 12 भी हुई है। आपने अभी बात की कि आप अपने लोकल बिजनेस, स्वदेशी बिजनेस की बात कर रहे हैं। जी जी, तो मैं स्वदेशी बिजनेस पे कहना। तो हम इतनी डिटेल में या तो फिर उनकी बैलेंस शीट खोले कि उनके ऊपर कौन कौन से टैक्सेस लगे हुए हैं और वो सरकार को क्या क्या पे करते हुए आ रहे हैं, वो एक टॉपिक हट जाएगा। ना, स्वदेशी बिजनेस की जब आप कहते हैं बड़ी कंपनियों से टक्कर लेनी, तो जहां पर जिस चीज का, जिस डिस्ट्रिक्ट का, जिस जिले का, जिस शहर का जो प्राचीन चीज है, जो उसकी खासियत है, जो उसकी क्वालिटी है, जहां पर इतने वर्कर्स काम करते हैं, जहां अपने उनके घर की रोजी रोटी कमाते हैं, अपने घर का चूल्हा चलाते हैं, वहां पर उस पर टैक्स ना के बराबर होना चाहिए। आपका कारोबार बढ़ जाएगा, आपका स्वदेशी कारोबार बढ़ जाएगा। ये एक बड़ी डिबेट है। टैक्स को लेके बहुत जल्दी आपसे एक दूसरी वीडियो में आपको आमंत्रित करेंगे कि प्लीज आइएगा, उस पर हम लोग जीएसटी और टैक्स को लेके भी बात करेंगे। उसमें मैं निवेदन भी करूंगा कि मैं अपने टैक्स के ज्ञाता अमरनाथ मिश्रा जी को भी आपके साथ जरूर आगे। सबसे बड़ी बात और सबसे आखिरी क्वेश्चन पवन भी आप, क्योंकि आप राजनीतिक को लेके भी बातें कर रहे हैं और एक व्यापारी भी है, लोग आपको ज्यादा याद कब करे और क्यों करे? व्यापारिक चीजों को लेके ज्यादा याद रखे, या नेता जी है आप, या एक वरिष्ठ नेता है, या समाजवादी नेता है, इस तरीके से लोग आपको याद करें? मुझे लोग अपना दोस्त, अपना प्यार, जैसे आप मुझे भाई करके याद करते हो, भैया करके याद करते हो, और अपने दुख का साथी। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो कभी कभी मैं नहीं खरा उतर पाता हूँ, मैं इस चीज़ को देखता हूँ, जो मेरे साथ होते हैं, मैं उनकी मदद नहीं कर पाता हूँ चाह के, तो अपने दुख का साथी समझे और सुख का साथी कम समझे, दुख का साथी साझा समझे। ना मुझे नेता समझे, ना मुझे व्यापारी समझे, ना मुझे कुछ और समझे, अपना भाई समझे, अपना बेटा समझे, अपना समझे, भाई नहीं, अपना समझे, अपना। जिस दिन उन्होंने अपना समझा, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि मैं उनकी सारी कसौटियों पे खड़ा होने का पूरा प्रयास करूँगा। नॉट टू A to Z, A to Y. I am follower of A to Y. एक पवन भी आपसे रैपिड फायर क्वेश्चन करना चाहूंगा, जिसमें मैं चाहूंगा आप बिल्कुल भी टाइम ना ले और एक शब्द में तुरंत आंसर दे उसका। हिंदुस्तान की जनता इन वन वर्ड। सेंटिमेंटल, भोली भाली, दिल से काम करने वाली, सभी धर्मों को साथ लेके चलने वाली, हर सनातन परंपरा, दूसरी परंपरा, हर चीजों को उत्सव में बदलने वाली पब्लिक है। अखिलेश यादव इन वन वर्ड। विजनरी लीडर। आज उनकी कमी खलती है। 5 साल लखनऊ ने उनको और दिए होते, उत्तर प्रदेश ने, तो आज लखनऊ जो है वो जो होता, वो एक अलग मयाम पे होता। उनका विजन, उनकी सोच, सिर्फ एक वर्ड में ये कहूँगा मैं उनके बारे में कि हर ताले की चाबी अखिलेश यादव जी है। बिकॉज उनको ये भी पता है कि ऑस्ट्रिया में क्या अच्छा है, लंदन में क्या अच्छा है, और उसके तर्ज पे लखनऊ में क्या अच्छा हो पाएगा, गोरखपुर में क्या अच्छा हो पाएगा, बनारस में क्या अच्छा हो पाएगा, इलाहाबाद में क्या अच्छा हो पाएगा। ये खासियत है उनकी, और जो उनसे मिलता है उनका हो जाता है अपनत्व नेता, ज़मीन से जुड़े नेता, सबको प्यार करने वाले नेता, भावनात्मक नेता। बस बहुत दिल से एक चीज को और आंसर दीजिएगा एक शब्द में। कॉफी विद सरदार जी इन वन वर्ड।
देखिए, छोटे भाई हैं आप, ये बात पब्लिक भी सुनेगी। छोटे भाई भी हैं आप, और हमारे हनुमान भी हैं आप। और मैं यही कहूँगा कि कॉफ़ी विद सरदार जी, आप भी उन परिस्थितियों से जीवन में लड़ के आए हैं जब व्यापार में आपने भी एक ऐसा समय देखा जो बहुत नीचे था, और उस समय आप बहुत टेंशन में भी थे और मुझे लगता है डिप्रेशन में चले गए थे। आज मैं व्यूअर्स को बताना चाहूँगा इस बात को, लेकिन आप अपने दम पे, अपनी काबिलियत से और ऊपर वाले के आशीर्वाद से, प्रभु के, महादेव की कृपा आपके ऊपर बहुत है, और आप जो बढ़ के आज यहाँ तक पहुँचे हैं। 4 साल मेरा इलाज चला डिप्रेशन का। और कई कई पर ऐसी भी पोजीशन आती थी कि जब मैं इनकी मदद दूसरे तौर पे नहीं कर पाता था, लेकिन मेंटली तौर पे शायद मैंने भी इनकी मदद की होगी, और इतना विश्वास इनको मेरी बात पे था और मेरे साथ था। और मैं यही कहूँगा कि ईश्वर ने आपको बहुत ताकत दी है और आप बहुत आगे बढ़ेंगे। और लोगों को जो दिखता है, फिर मैं आपके चैनल के माध्यम से कहने जा रहा हूँ कि आप जब देखते हो ना कि बंदा बहुत खुश है, बहुत बिंदास है, डांस कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, लेकिन बहुत चीज़ें अंदर से उतर के आती हैं। वो समय भी देखा है कि जब डिप्रेशन का गोलियां खा के जीना पड़ता था, और वो समय भी देखा है जब इसने 50-50 लोगों को अपनी दुकान पे काम भी दिया है। 50 के स्टाफ को एक अमीनाबाद में बड़ी दुकानों पे काम भी दिया है, और ईमानदार, सूरत का एक एक चीज़ें उतार के किसी का हक नहीं मारा आज तक, और ईमानदारी से अपना काम कर रहा है। और आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपके पास बहुत से ऐसे भाई हैं जिन्होंने आपका साथ दिया, और आज सरदार जी इंटीरियर भी बहुत बड़ी जगह पे है, और आप ज़मीन से जुड़े हुए हैं, और आपने ये जो नया चैनल चालू किया है, और मैं आशा ही नहीं विश्वास है कि महादेव की कृपा आप पे रहेगी, माता रानी और सच्चे दरबार अल्लाह सबकी कृपा आप पे है, प्रभु श्री राम भी आप पे कृपा करेंगे। तो बस मेरा यही है, साथ आप भाइयों का प्यार, मेरा सब यही मानना है कि आप सच्चे हैं, दिल के खुले हैं। और हमेशा लाइफ में एक चीज़ और कहूँगा, सभी व्यूअर्स से कहूँगा कि स्ट्रेट फॉरवर्ड रहिए, अपने मन में कुछ ना ज़्यादा रखिए। एक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड रहने से आपका डिप्रेशन, आपकी चिंता दूर होती है। दूसरा, सबसे बड़ी बात कहने जा रहा हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड लेने से हो सकता है कि उस पल आदमी आपका बुरा मान जाए, उस 4 लोग आपका बुरा मान जाए, लेकिन जब वो 2 दिन 4 दिन बाद सोचेगा, या 1 महीने बाद सोचेगा, या 2 साल बाद सोचेगा, तो सोचेगा कि यार ये बंदा ठीक था। और जब वो कहेगा ये बंदा ठीक था, तो आपका जीना, आपका धरती पे आना ठीक है, और वो सफलता की पहली सीढ़ी वहां से चालू हो जाए। बस बस बस। इमोशन से बाहर आते हैं। आपकी सबसे बड़ी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ? मेरी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ मेरी माँ थी। सत्ता या सम्मान, क्या ज्यादा जरूरी? सम्मान। सत्ता आती जाती रहती, कुर्सी चलाए मान, और सम्मान हमेशा बना रहना चाहिए। प्यार या राजनीति, किसमें सबसे ज्यादा धोखा मिलता है? राजनीति में। ये हमारे टीनेज सब आंसर जानना चाहेंगे। राजनीति में धोखा तो मैं नहीं कहूँगा मिलता है, लेकिन हाँ ये है कि राजनीति एक भीड़ है। आप हल्का सा स्पेस देंगे तो पीछे आपकी जगह भरने के लिए लोग खड़े हैं। प्यार आपको ज़िंदगी में एक बार होता है, बहुत ज़्यादा 2 बार होता है। पहली बार आप किसी से प्यार करेंगे तो उससे बहुत दिल लग जाएगा, वो आपकी माँ होती है। दूसरा प्यार आपकी बीवी हो सकती है। तीसरा प्यार आपका बच्चे होते हैं, फिर आप उनके लिए जीने लग जाते हैं जी। वो आपका आखिरी प्यार हो जाता है, क्योंकि आप उसी के लिए जीने और लगते यही 3 सच्चे प्यार है। हाँ। और बाकी राजनीति में कदम कदम पे चीज़ें, जो आपके साथ है वो आपका नहीं है, जो आपके साथ नहीं दिख रहा हो सकता वो आपका हो। इसलिए मैं कहता हूँ राजनीति में ज़्यादा धोखा है, लेकिन राजनीति में धोखा होने से ही मतलब नहीं कि आप राजनीति में ना आए। यूथ को राजनीति में आना चाहिए। आज हमारे बीच में आए थे पवन मनोचा जी, जो कि लोगों के लिए एक नेता भी है, एक व्यापारी नेता भी है, एक राजनीतिक नेता भी है, और साथ ही साथ आज हमने इनसे सारी वो बातें पूछी जो आपके माध्यम से या आपके अल्फाजों से पूछी जा सकती थी हमारे चैनल के थ्रू। और भी अगर आगे आप कुछ जानना चाहते हैं पवन मनोचा जी के बारे में और किसी और के बारे में, तो आप मेरे को डीएम कर सकते हैं। हमारे चैनल का नाम है कॉफी विद सरदार जी, और मैं पवन भैया का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो अपना इतना कीमती टाइम निकाल के हमारे स्टूडियो में आए, उन्होंने अपना इतना वक्त दिया, और आशा करता हूँ कि हमेशा हम लोगों से इसी तरीके से जुड़े रहेंगे और समाज सेवा हमेशा करते रहेंगे। हमेशा हम लोग आपके साथ हैं,
और आपके उसके साथ रहेंगे। बस मैं व्यूअर्स से एक बात कहना चाहता हूँ कि कोई बात ऐसी निकली हो जो आपको ना पसंद आई हो तो मुझे भूल चूक माफ़ करिएगा, और कॉफ़ी विद सरदार जी में आते रहिएगा और साथ साथ सरदार जी का इंटीरियर कराते रहिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू नमस्कार, भैया, जय माता दी। थैंक यू।